नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास के लेक्चर में आपका स्वागत है। हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपके सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारक और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष, ये दो टॉपिक कवर किए थे। आज हम महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष में ही कुछ संस्थाएं जो समुदाय या कुछ दल बने उनके बारे में देखेंगे और एक जाति आधारित शोषण के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला है महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने वाले के लिए जो महिला संगठन बने उनके बारे में देखते हैं। पहला है भारत स्त्री महामंडल। तो 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की, तो उसकी पहली बैठक बुलाई और किसी महिला द्वारा स्थापित पहला ये क्या था, प्रमुख भारतीय महिला संगठन था। ये पहला भारत में कोई महिलाओं के लिए जो संगठन बना था, सरला देवी चौधरानी के अध्यक्षता में भारत स्त्री महामंडल 1910 में बना था, याद रखिएगा। इसके उद्देश्यों में अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है, पर्दा प्रथा का उन्मूलन करना है और पूरे भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करना है। उन्हें तीनों ही क्षेत्रों में सम्मान मिले और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में पार्टिसिपेशन मिले। अगला देखते हैं। अगली है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस है रमाबाई रानाडे 1904 में बॉम्बे में जो मूल संगठन है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के तहत ही ये लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस बनता है। एक मूल संगठन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस उसी का एक भाग है ये। पंडित रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं के हित के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा आयोग से ये कहा कि भाई भारतीय महिलाओं के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सुधार की वकालत, मतलब कि भाई महिलाओं के दृष्टिकोण से भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम हो, इसके लिए उन्होंने रानी विक्टोरिया को पत्र भी लिखा। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के लिए उन्होंने चिकित्सा शिक्षा क्या शुरू करवाई, जो लेडी डफरिन कॉलेज में शुरू हुई थी। ठीक है, रमाबाई रानाडे ने बॉम्बे में आर्य महिला समाज की एक शाखा स्थापित की, बॉम्बे में की। अगला देखते हैं। अगली है राष्ट्रीय महिला परिषद, नेशनल वुमेन काउंसिल। तो 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना होती है और ये किसका एक शाखा थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद, इंटरनेशनल वुमेन काउंसिल का ही एक भाग है जो राष्ट्रीय स्तर पे है भारत में। मेहरबाई टाटा के जो परिवार है उनसे ये रिलेटेड है मेहरबाई, उन्होंने इसका गठन किया और उसकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इनका जो मानना था कि पर्दा प्रथा, जातिगत मतभेद और शिक्षा की कमी, इन जो मुद्दों पे महिलाओं को सामाजिक समस्याओं को हल किया जाए और उनको बेहतर काम और करने के लिए और उनको विभिन्न क्षेत्रों में पार्टिसिपेशन देने के लिए प्रयास किए जाएं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया वुमेन जो है कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है, 1927 में मार्गरेट कजिन्स जो है इसको स्थापना करती हैं और एक समतावादी दृष्टिकोण वाली ये पहली महिला संगठन था। समतावादी का मतलब है सभी के प्रति समान दृष्टिकोण है, सभी किसी के साथ भेदभाव नहीं, न जाति के आधार पर। क्या है कि हम दो सोपान में चल रहे हैं, पुरुष और महिला तो हो ही रहा भेदभाव, लेकिन जातिगत भेदभाव भी है। तो अपर क्लास में जो महिलाएं हैं, वो लोअर क्लास में जो महिलाएं, सभी को समन्वित करके उसके लिए प्रयास करना, ये इसका क्या है, समतावादी दृष्टिकोण है, सभी को समान रूप से देखना। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है इसी में, जाति आधारित शोषण के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उस समय में, उसके बारे में है। तो हमारे यहाँ क्या हिंदू धर्म में क्या चतुर्वर्णाश्रम है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की जो है जाति जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की स्थिति और सापेक्ष शुद्धता क्या निर्धारित करती है। भाई किसी भी जनसंख्या के विभिन्न वर्ग जो हैं उनमें जाति अगर निर्धारित हो रही है तो वो पहले तो उसका स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, दूसरा उसकी जो शुद्धता है वो उसका किस वंश से आता है और किस कर्म से आता है, इस आधार पर जातियां निर्धारित होती थी। तो चार वर्ण जो हिंदू धर्म में ये क्या है, एक कारक बने थे शोषण का। जाति की जो निर्धारित करने की जो होती है, कौन शिक्षा प्राप्त कर सकता है, भूमि की संपत्ति का स्वामित्व कौन होगा, पेशा क्या होना चाहिए, किसके साथ भोजन करना चाहिए, किसके साथ विवाह करना चाहिए, ये सब क्या जाति ही निर्धारित कर रही थी। ठीक है, सामान्य तौर पर जाति जन्म से पहले ही व्यक्ति की सामाजिक निष्ठाओं की निर्धारित कर रही थी। मतलब कोई व्यक्ति का जन्म हुआ नहीं, लेकिन वो निर्धारित हो गया है कि जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको कौन सा कार्य करना है, किस सामाजिक परिवेश से रहना है, क्या उसे पाने का अधिकार है, क्या नहीं। तो जन्म से पहले ही उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रही है व्यवस्था। अगला है जाति आधारित शोषण में
कि पहनावा, भोजन, निवास स्थान, पीने और सिंचाई के लिए पानी के स्रोत, मंदिरों में प्रवेश, ये सभी क्या थे, जाति के द्वारा, क्या किसी जाति संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित थे। भाई क्या पहन सकते हो, कौन सा भोजन कर सकते हो, किस निवास स्थान पे आप कहाँ रह सकते हो, आप पर्टिकुलर प्लेस में ही रहोगे। गांव होता था, उसमें एक अलग सेक्शन होता था जिसमें दलित या निम्न वर्ग के लोग रहते थे, निम्न जातियां रहती थी। पीने और सिंचाई के लिए कि भाई पानी कहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए भी अलग व्यवस्था थी। ठीक है, मंदिरों में प्रवेश पर रोक थी। जाति की भेदभावपूर्ण संस्थाओं से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो अछूत या अनुसूचित जाति दलित हुए हैं। उन पर क्या है, जो लगाई गई क्षमताएं अपमानजनक तो है ही, अमानवीय और जन्म से असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अपमानजनक है पर अमानवीय भी है। उनके साथ जो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया इस जातिगत भेदभाव के दृष्टिकोण को देखते हुए या इसको देखते हुए, वो अमानवीय था और वो असमानता के सिद्धांत के साथ था, मतलब समानता का सिद्धांत का वो अवहेलना करता था। जाति आधारित भेदभाव को कम करने में सहायक जो कारक थे उनमें पहला है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन में क्या होता है कि ब्रिटिश कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे जाति जो चेतना थी, जो जाति का जो एक वो था, अपने ईगोनेस थी, उसको कम किया या उसको क्या है, कमजोर किया। तो ब्रिटिश शासन क्या करता है, जाति के प्रभाव को कम करने में प्रत्यक्ष प्रशासनिक उपायों का सहयोग लेता है और या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त परिस्थितियां बनाता है। अप्रत्यक्ष प्रशासनिक सुधार में हो गया, उन्होंने कानून लागू किया या प्रशासनिक कोई भी सुधार किए। कोई भी व्यक्ति है जो पुलिस स्टेशन जा सकता है, रिपोर्ट लिखा सकता है, वहाँ पे न्याय की मांग कर सकता है अदालत में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सरकार में जुड़ सकता है, भागीदारी निभा सकता है, पुलिस में भर्ती हो सकता है, किसी प्रशासनिक अहदे पे भर्ती हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें, ट्रेन में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर जब लोग जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, उसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। एक जगह आपको बैठना है, साथ में जाना है, आपके पड़ोस में विभिन्न जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको इग्नोर करना होगा। आप उसको मतलब अपना विरोध नहीं जता सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपके पास उपाय नहीं है, आप वहाँ पर उस स्थिति में नहीं है कि आप कर सकें। तो ये कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं जो आपको धीरे 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 उनकी जो मेंटेलिटी है उसको क्या है, बेहतर करते हैं, जागरूकता लाते हैं और एक जो है सच्चाई और एक अच्छा विचार लोगों के मन में आता है जब ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ परिस्थितियां बनाई गई। हालांकि इन उपायों में एक नकारात्मक प्रभाव भी था और एक सकारात्मक प्रभाव भी था। नकारात्मक कैसा रहा कि भाई लोगों में द्वेष भाव कि भाई ये हमारे साथ जा रहा है, ये हमारे पड़ोस में बैठ रहा है, ये हमारे साथ प्रशासनिक गतिविधि में है, कोई बड़े पद पे प्रशासनिक गतिविधि में पहुंचा, प्रशासनिक अहदे पे, और लोअर क्लास का आदमी वहाँ शिकायत लेके जा रहा है या कुछ हेल्प के लिए जा रहा है, तो उसके लिए लोअर क्लास वाले व्यक्ति अगर अपर पद पे और जो अपर क्लास का व्यक्ति है वहाँ जा रहा है, तो वो जो एक था क्लैश, वो इगोइस्ट क्लैश जो वहाँ पे हुआ, तो उससे नकारात्मक पहलू कुछ आए, मनमुटाव आए, कुछ ईर्ष्या भाव का उत्पन्न हुए। सकारात्मक पहलुओं में देखें तो जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आपस में वार्तालाप हो रहा है, तो धीरे धीरे वो जो निम्न स्तर है, जातिगत भेदभाव को देखने का जो स्तर है वो कम हो रहा है। अब लोगों में आपस में जागरूकता आ रही है, भेदभाव को दूर करने के उपाय सोचे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो सार्वभौमिक अधिकार हैं या हम कहें यूनिवर्सल राइट्स हैं, उन पर लोग विचार कर रहे हैं। शिक्षा का प्रभाव हो रहा है। जैसे अगर हम देखें भूमि पर निजी संपत्ति का निर्माण, तो ये क्या है, एक प्रत्यक्ष प्रशासनिक उपाय है। भूमि की मुक्त बिक्री, कोई भी किसी को भी बिक्री कर सकता है, तो ये भी एक प्रत्यक्ष प्रशासनिक उपाय है। तो ये क्या, जातिगत समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। अब आता है जाति आधारित भेदभाव को कम करने में दूसरे कारक देखें तो आधुनिक वाणिज्य और उद्योग ने अनेक आर्थिक अवसरों को जन्म दिया। औद्योगिकरण ने क्या किया, एक अलग वर्ग पैदा हुआ, मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग। तो बढ़ते शहरीकरण और आधुनिक परिवहन ने क्या किया, साधनों ने जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि की। लोग आपस में मिल रहे थे, लोगों में आपस में आदान प्रदान हो रहा था ज्ञान का, शिक्षा का, नॉलेज का। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो दूरियां थी वो कम हो रही थी, भेदभाव जो था, जो जिसके प्रति हमें जो तार्किक रूप से हम विचार नहीं कर पा रहे थे, उन पर तार्किक रूप से विचार कर रहे थे, तो उससे भी हमें सुधार आ रहे थे। ब्रिटिश शासन ने क्या किया, एक समान रूप से कानून लागू किए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, एक कानून है सबके समान रूप से लागू होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, कानून के समझ समानता की अवधारणा क्या है, लोगों को इक्वलिटी ला रही है, आपस में एक कर रही है। सामाजिक और कानूनी असमानताओं पर गहरा प्रहार किया उन्होंने।
जाति जो पंचायत थी उनके न्यायिक कार्यों को समाप्त कर दिया कि न्यायालय में आपका न्याय होगा, ये जातिगत पंचायतें नहीं होंगी। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब आता है प्रशासनिक सेवाओं को सभी जातियों के लिए खोल दिया। नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से भेदभावहीन थी, कोई भी स्कूल में पढ़ सकता है, कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें थी। फिर आते हैं आपके समाज सुधारक। तो समाज सुधार आंदोलन ने इसमें बहुत प्रभाव डाला। जाति आधारित शोषण को कम करने में प्रयास किया उन्होंने। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर और अब तक जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, थियोसोफिस्ट हैं, सोशल कॉन्फ्रेंस है, ये सभी जो अनेक संगठन हैं, इन्होंने क्या किया, जाति के प्रति, जाति का जो भेदभाव था उसके प्रति क्या किया, आवाज़ उठाई और प्रयास किए कि ये जो जातिवाद है वो कम हो या समाप्त हो। तो अछूतों के बीच शिक्षा का इन्होंने प्रसार किया, उनको जागरूक किया कि आपके जो अधिकार हैं वो समान हैं, सभी मानवों के जिस प्रकार से अधिकार होते हैं। मंदिरों में प्रवेश करने के लिए तालाबों और टैंकों आदि का उपयोग करने पे लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए इन्होंने कार्य किए सभी ने, संगठनों ने। ज्योतिबा फुले इसमें बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। फिर देखते हैं हम, समाज सुधारकों ने जाति वेद के कठोर वंशानुगत आधार को और कर्म के नियम पर हमला किया, जो कि अलोकतांत्रिक सत्तावादी जाति संस्थाओं की धार्मिक दार्शनिक रक्षा का आधार बने हुए थे। भाई क्या कहते थे कि भाई जो वंशानुगत है, कर्म के आधार पे, उसके आधार पे जाति है। एक होता है वंशानुगत कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है उसको वो जाति मिलेगी, ठीक है। और एक होता है कर्म के आधार पे कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसके आधार पे आपकी जाति निर्धारित हुई, ठीक है। लेकिन कर्म के आधार का जो दृष्टिकोण है, इसमें भी एक मतलब नकारात्मकता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसके एफिशिएंसी के आधार पे आपको नापा जाना चाहिए, ना कि उस कार्य के आधार पे। अब ऐसा नहीं है कि जो बढ़ई है तो वो बढ़ई कार्य कर रहा है तो वो उसको बढ़ई की उसकी एफिशिएंसी, वो किस क्वालिटी का सामान बना रहा है, इसके आधार पे उसका ये व्यवसाय है, ना कि उसकी ये जाति है, ठीक है। ऐसे ही वंशानुगत तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई जन्म से पहले ही आपको निर्धारित कर रहा है कि आपकी जाति क्या होगी या आप कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो ये जो कुछ पहलू थे इनका जो उपयोग करते थे जो जाति संस्थान थी, जो जिन्होंने समाज का ठेकेदारी ले रखी थी, वो धार्मिक दार्शनिक रक्षा का क्या इसका आधार बनाते थे। 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया, दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए। पहला क्या किया उन्होंने, प्रांतों में हरिजनों या अछूतों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करवाई, ठीक है। शिक्षा क्या करती है, आपको जागरूक करती है, आपके अधिकारों के प्रति आपको अवगत कराती है। फिर कुछ और सुधार देखें, जैसे त्रावणकोर और इंदौर और देवास के जो राज्य थे उनके शासकों ने क्या किया, राजकीय मंदिर जो थे उनको खोलने की अपील की सबके लिए कि भाई किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सभी उसमें जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब गांधी जी के द्वारा अगर हम कुछ प्रयास देखें तो उनमें गांधी जी ने जो है अस्पृश्यता को क्या है जड़ से मिटाने का उद्देश्य रखा अपना, और मानवतावाद और तर्कवाद पर आधारित विचार रखे उन्होंने। उन्होंने कहा कि उनका तर्क था कि जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता, वो शास्त्रों को, शास्त्र जो है उसको मान्यता नहीं देते हैं, किसी भी शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है, और अगर उल्लेख है तो उनको अनदेखा किया जाना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है किताब के कवर में नहीं बांधा जा सकता। जो किताब में लिखा है वो हमेशा सत्य हो जरूरी नहीं, तार्किक आधार पे उसको नापा जाना चाहिए, उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, जो कि जो दलित या निम्न वर्ग के जो भी लोग थे उनके उत्थान के लिए प्रयास करता था, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में। फिर हम देखें महाराष्ट्र में निम्न जाति के जो माली परिवार से आते हैं, ज्योतिबा फुले, वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करते हैं और ये शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। महिला शिक्षा और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं, और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले वो भी इनके साथ देती हैं इसमें। दोनों मिलके महिला शिक्षा पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। निम्न जातियों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को क्या सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, उन्होंने कई स्कूल खोले इसके लिए। फिर देखते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, इनका जो बहुत ही बड़ा योगदान रहा। बचपन में जातिगत भेदभाव झेल चुके थे क्योंकि निम्न जाति से या उस वर्ग से आते थे, तो उन्होंने जीवन के भर जो उच्च जाति के अत्याचार जो झेले उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अखिल भारतीय अनुसूचित जो जाति संघ है उन्होंने उनका गठन किया, और दलित वर्गों के कई अन्य नेताओं ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की, ठीक है।
अंबेडकर ने पदानुक्रमित संकीर्ण मानसिकता वाली जाति व्यवस्था की पूरी तरह निंदा की और राष्ट्र की वास्तविक प्रगति के लिए जाति संस्था के विनाश की वकालत की। वो कहते हैं कि पदानुक्रमित या संकीर्ण जो मानसिकता है जाति व्यवस्था में, कि आपको एक सोपान में आपकी जाति देखी जा रही है, पहले ब्राह्मण आ रहे हैं, फिर क्षत्रिय आ रहे हैं, फिर आपके वैश्य आ रहे हैं, फिर शूद्र आ रहे हैं। तो जो सोपानिक दृष्टि से जो जाति व्यवस्था है वो संकीर्ण है और उसमें कोई भी तार्किकता नहीं है, इसका उन्होंने उल्लेख किया और अपने विभिन्न संगठनों के द्वारा जागरूकता फैलाई। कई उन्होंने आंदोलन किए। अगला अगर देखें तो दलित वर्गों के संघर्ष के कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 में इनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1920 के दशक में हम देखें दक्षिण भारत में जो है गृह ब्राह्मण जो है आंदोलन हुए, जो ईवी रामास्वामी नायकर, इनको हम पेरियार भी बोलते हैं, ये इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में आंदोलन चले, जो थे वो ब्राह्मणवादी, जो ब्राह्मणिज्म थे उसके खिलाफ जो आंदोलन उठे थे। आज अगर आप तमिलनाडु में जो भी पार्टी हैं, राजनीतिक जो दल हैं, वो डीएमके, एआईडीएमके, ये इसी से निकल के आए हैं। आपने एक मुद्दा देखा होगा, एआईडीएमके का बीजेपी से गठबंधन था तमिलनाडु में, लेकिन एआईडीएमके गठबंधन तोड़ देती है। इसका मतलब, इसका कारण क्या था? बीजेपी के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो पेरियार पे कुछ बोलते हैं और इसका इतना बड़ा प्रभाव था कि एआईडीएमके ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था बीजेपी से। तो उनका, उनके लिए जो है पेरियार या उसके प्रति जो है एक जो है वर्शिप जैसा, फॉलोअर्स या उनको भगवान की तरह वहाँ पूजा जाता है। तो उनके जो आत्मसम्मान आंदोलन है उसका उन्होंने आयोजन किया ईवी रामास्वामी नायकर ने, जिनको हम पेरियार भी बोलते हैं, और मंदिरों में जो निचली जातियों के प्रवेश पर उन्होंने प्रतिबंध को हटाने की मांग की और अन्य कई आंदोलन उन्होंने किए। ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चले। केरल में है श्री नारायण गुरु, वो उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ वो वहाँ संघर्ष करते हैं केरल में, और मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा देते हैं। लेकिन उनके एक शिष्य आते हैं सहोदरन अय्यप्पन, वो सहोदरन अय्यप्पन कहते हैं मानव जाति के लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई ईश्वर नहीं। वो और ऊपर जाते हैं और ज़्यादा क्या है, आक्रामक स्थिति लाते हैं और कोई जाति, कोई धर्म या कोई ईश्वर नहीं का वकालत करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो स्वतंत्र भारत के संविधान ने भी समानता और जाति के आधार पर भेदभाव को न करने की अनिवार्य बनाया है। स्वतंत्र भारत का संविधान कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करना है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अक्षमता को मान्यता देना गैर कानूनी घोषित होगा। कोई भी अस्पृश्यता नहीं कर सकता, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता। ये आर्टिकल किस में है? 17 में है। और ये क्या है? पनिशेबल है, मतलब ऑफेंस ऐसा है कि आपको उसके क्या है, कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, होटलों, सिनेमा क्लबों आदि तक पहुंच पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को भी रोकता है। ये कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप। आर्टिकल 17 लिख देता हूँ। तो प्रतिबंधों को रोकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसके उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि राज्य जो है सामाजिक प्रभाव से सुरक्षित संरक्षित करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सूचित रहेगा। मतलब जो राज्य जो है सामाजिक व्यवस्था को यथासंभव प्रभावी रूप से सुरक्षित और सुनिश्चित तो करेगा ही, और उसको करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। ठीक है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को राष्ट्र जीवन की क्या है, सभी संस्थाओं में सूचित करेगा। सभी संस्थाएं उसको अपनाएं, उसका क्या है, चरित्र जो है उस तरीके का अपनी संस्था का या अपने संगठन का बनाएं। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम इसी प्रकार से एक होलिस्टिक वे में राजस्थान और इंडिया हिस्ट्री दोनों का हम लेक्चर्स ला रहे हैं। आप कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार बेहतर तैयारी करते रहें। इसका जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, और साथ ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पुराने लेक्चर्स हम इस टॉपिक्स पे डाल चुके हैं। पिछली बार लेक्चर डाला है, पार्ट 1 देख लें, और अन्य भी हम कई टॉपिक्स पे
लेक्चर डाल चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, वो भी आप पुराने लेक्चर्स देख लें। धन्यवाद।